वेलकम टू INCBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्सेप्ट पार्ट 2। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आपका एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है और एक्टिव डायरेक्टरी की हिस्ट्री के बारे में हमने बातचीत करी थी। अब आज जो हम बात कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि डोमेन कंट्रोलर, व्हाट इज अ डोमेन कंट्रोलर, आपका डोमेन कंट्रोलर होता क्या है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या है। एक डेटाबेस है। डेटाबेस मतलब कि एक क्या है, फाइल है। तो इस फाइल को भी किसी न किसी कंप्यूटर पे क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। उस फाइल को भी आप किसी न किसी हार्ड डिस्क पे तो क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। मतलब कोई ना कोई क्या करेगा, उस फाइल को स्टोर करके रखेगा। तो जो कंप्यूटर आपकी एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस को स्टोर करता है उस कंप्यूटर को क्या बोला जाता है, डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, मतलब कि जो कंप्यूटर जो कि क्या करता है, एक्टिव डायरेक्टरी को होल्ड करता है, उसे क्या बोलेंगे हम, डोमेन कंट्रोलर। एक्टिव डायरेक्टरी इज स्टोर ऑन वन और मोर कंप्यूटर्स कॉन्फ़िगर एज अ डोमेन कंट्रोलर। मतलब कि एक्टिव डायरेक्टरी जिस कंप्यूटर पर स्टोर करी जाती है उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं हम, डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर्स आर explicitly configured to store copy of active directory database। अब डोमेन कंट्रोलर को किस लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसका काम ही यही है कि किसको स्टोर करके रखना, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस को स्टोर करके रखना है। इसका और कोई दूसरा काम है ही नहीं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विसिंग यूजर ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट एंड क्यूरिंग अबाउट ऑब्जेक्ट, डोमेन ऑब्जेक्ट। अब मैं बात करता हूं कि जब भी आपका कोई यूजर आपके डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर लॉगिन लेगा, जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कोई यूजर, आपका जो यूजर है इस कंप्यूटर पे क्या लेगा, लॉगिन ले रहा है। तो जब ये यूजर लॉगिन लेगा तो उसके ऑथेंटिकेशन की जो रिक्वेस्ट है वो भी किसके पास भेजी जाएगी, डोमेन कंट्रोलर के पास ही भेजी जाएगी। और डोमेन कंट्रोलर ही क्या करेगा, उसको ऑथेंटिकेट करने का काम करेगा। और अगर इस कंप्यूटर को किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना है, जैसे इसको पता करना है किसी यूजर के बारे में कि ये यूजर एक्टिव डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करता है या नहीं है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन किसके पास भेजी जाएगी, डोमेन कंट्रोलर के पास ही भेजी जाएगी। और डोमेन कंट्रोलर ही क्या करेगा, उसका आंसर क्लाइंट को देगा। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग सिक्योरिटी डेटाबेस, आपके डोमेन कंट्रोलर के ऊपर ही क्या बने हुए हैं, यूजर बने हुए हैं सारे। तो मतलब कि उसके जो यूजर के जो पासवर्ड वगैरह और जो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी इंफॉर्मेशन भी कहां स्टोर की जाती है, आपकी डोमेन कंट्रोलर पर ही स्टोर की जाएगी। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग सिक्योरिटी डेटाबेस, तो सारे सिक्योरिटी डेटाबेस भी कौन मैनेज करेगा, आपका डोमेन कंट्रोलर ही क्या करेगा, मैनेज करेगा। मिनिमम ऑफ 2 डोमेन कंट्रोलर्स preferred to provide fault tolerance and load balancing। मिनिमम 2 डोमेन कंट्रोलर को क्या किया जाता है, प्रिफर्ड किया जाता है। क्यों, ताकि आपको क्या मिल सके, फॉल्ट टॉलरेंस मिल सके या फिर लोड बैलेंसिंग मिल सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरा सारा जो काम चल रहा है वो किसके थ्रू चल रहा है, एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू ही, क्या डोमेन कंट्रोलर के थ्रू ही क्या चल रहा है, मेरा सारा काम चल रहा है। जब मेरा कोई भी यूजर किसी कंप्यूटर पे लॉगिन लेता है तो उसकी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट को फुलफिल करने का काम कौन करता है, मेरा डोमेन कंट्रोलर ही करता है। तो सोचिए जरा, अगर किसी दिन मेरा डोमेन कंट्रोलर फेल हो गया तो क्या होगा, मतलब कि मेरे यूजर तो क्या नहीं कर पाएंगे, लॉगिन ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनको ऑथेंटिकेट कौन करेगा, उनको कोई ऑथेंटिकेट ही नहीं करेगा तो वो लॉगिन ही नहीं ले पाएंगे। और वो लॉगिन ही नहीं ले पाएंगे तो वो काम कैसे करेंगे, मतलब कि मेरा पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस कंडीशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए, 2 डोमेन कंट्रोलर मिनिमम क्या करने चाहिए, खड़े करना चाहिए। जिससे क्या फायदा होगा कि अगर किसी दिन अगर आपका ये डोमेन कंट्रोलर फेल भी हो गया तो उस दिन ये ऑथेंटिकेट करवाने का काम किससे कर लेंगे, आपके इस डोमेन कंट्रोलर से काम कर लेंगे। क्योंकि ये जो डोमेन कंट्रोलर है, सेकंड डोमेन कंट्रोलर, वो भी क्या करता है, सेम एक्टिव डायरेक्टरी की सेम कॉपी जो कि इस कंप्यूटर, इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर स्टोर है, वो क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो एक फायदा हो रहा है कि आपको क्या मिल रहा है, फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है। एक डोमेन कंट्रोलर फेल भी हो गया तब भी क्या होगा, आपका काम चल जाएगा। और दूसरा काम, लोड बैलेंसिंग मिल रहा है। अगर इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाता है
तो उस कंडीशन में ये लोड कहां से शेयर हो जाएगा, इससे शेयर कर सकते हैं हम, कि मतलब कि आधे लोग किससे ऑथेंटिकेट करवा लेंगे अपने आप को, इस कंप्यूटर इस डोमेन कंट्रोलर से, और आधे लोगों को ऑथेंटिकेट करने का काम कौन करेगा, ये डोमेन कंट्रोलर। तो जो आपका जो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर जैसे मैं एक बात करता हूं कि आपके नेटवर्क में 500 यूजर ही है और 500 के 500 यूजर किसके ऊपर आ रहे हैं, इस एक्टिव डायरेक्टरी इस डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आ रहे हैं, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा यूजर को ऑथेंटिकेट होने में और लॉगिन होने में। ठीक है, उसी जगह क्या कर लिया मैंने, ये लोड को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कि मतलब कि 200-250 लोग इससे ऑथेंटिकेट करवा लेंगे और 250 किससे का ऑथेंटिकेट करवा लेंगे, इससे क्या करवा लेंगे, ऑथेंटिकेट करवाने का काम कर लेंगे। जिस दिन मेरा ये सर्वर फेल हो गया, उस दिन वो 250 के 250 कौन जो यूजर है जो कि इससे ऑथेंटिकेट करवा रहे थे, वो किससे अपने आप को इस डोमेन कंट्रोलर से क्या करवाने लग जाएंगे, ऑथेंटिकेट करवाने लग जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, इसके ऊपर लोड जरूर बढ़ जाएगा, बट काम तो नहीं रुकेगा, मेरा काम तो क्या रहेगा, चलता रहेगा। इसीलिए जो कहा जाता है रिकमेंडेड, इसीलिए जो करता है माइक्रोसॉफ्ट क्या प्रिफर करता है कि मिनिमम आपको 2 डोमेन कंट्रोलर तो क्या करना चाहिए, यूज करना ही चाहिए, जिससे आपको क्या मिल सके, फॉल्ट टॉलरेंस भी मिल सके और लोड बैलेंसिंग भी मिल सके। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ये रिकमेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि आपका डोमेन क्या होता है। तो डोमेन समझने के लिए मैं आपको एक समझाता हूं कैसे क्या होता है ये। जैसे कि मैं बात करूं तो मेरा जो एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्क होगा वो कैसा होगा, मेरा जो एक्टिव डायरेक्टरी नेटवर्क होगा वो इस टाइप का होगा। इसके अंदर क्या होंगे, अब हम बात करते हैं कि डोमेन क्या होता है। ठीक है, तो आपका एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में क्या होगा, कुछ तो डोमेन कंट्रोलर होंगे। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर्स होंगे जिनके ऊपर क्या होगी, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस स्टोर होगी। कुछ कंप्यूटर ऐसे होंगे जिनके ऊपर क्या चल रहा होगा, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा, और जो किसके एक्टिव डायरेक्टरी में ज्वाइन होंगे, मेरे एक्टिव डायरेक्टरी में क्या होंगे, ज्वाइन होंगे, और उनके ऊपर क्या चल रहा होगा, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, और उन पे यूजर बैठ के क्या करते होंगे, अपना काम करते होंगे। और कुछ कंप्यूटर ऐसे होंगे जिनके ऊपर क्या चल रहा है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और वो भी किसके पार्ट है, मेरी एक्टिव डायरेक्टरी के ही क्या है, पार्ट है। तो इन सारे कंप्यूटर को मैं स्ट्रक्चर आउट करने के लिए, एक नाम देने के लिए क्या करता हूं, एक टर्मिनोलॉजीज का यूज करता हूं जिसे बोला जाता है आपका डोमेन। और डोमेन को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपके ट्राइंगल से। डोमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्राइंगल का यूज करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं डोमेन क्या होता है। लॉजिकल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, डोमेन क्या है, लॉजिकल ग्रुप है कंप्यूटर्स का, न कि फिजिकल। क्यों, क्योंकि बात करूं, क्योंकि ये पॉसिबल है कि डोमेन का जो एक कंप्यूटर है वो कहीं दिल्ली में है और डोमेन का ये वाला कंप्यूटर कहां पड़ा हुआ है, मुंबई में, ये भी पॉसिबल है। इसलिए जो डोमेन है वो लॉजिकल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है, न कि फिजिकल। इसमें कोई फिजिकल वाली बात नहीं है। कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डोमेन में जो ऑथेंटिकेशन होगा वो क्या होगा, सेंट्रलाइज होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या होगा, सेंट्रलाइज होगा। ये सारे कंप्यूटर जब भी इनके ऊपर यूजर लॉगिन लेगा तो इनकी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट कहां पे भेजी जाएगी, डोमेन कंट्रोलर के पास ही, और डोमेन कंट्रोलर ही क्या करेगा, इसको ऑथेंटिकेट करने का काम करेगा। और मैं जो मैनेजमेंट का काम, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करूंगा वो भी क्या, कहां से बैठ के करूंगा, सब डोमेन कंट्रोलर पे बैठ के ही करूंगा। तो characterized by centralized authentication and administration. Okay, all domain computer use the centralized security database. अब मैं बात करता हूं कि डोमेन के मेरे जितने भी कंप्यूटर हैं, चाहे ये कंप्यूटर है चाहे वो कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर है, सब क्या करेंगे, सेंट्रलाइज सिक्योरिटी डेटाबेस को ही यूज करेंगे, जो कि कहां पे स्टोर है, मेरे डोमेन कंट्रोलर पर स्टोर है। रिक्वायर एटलीस्ट वन सर्वर कॉन्फ़िगर्ड एज अ डोमेन कंट्रोलर। अब डोमेन क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, कम से कम एक कंप्यूटर ऐसा
कंप्यूटर कैसा कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए? डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। जब तक आपके डोमेन कंट्रोलर का एग्जिस्ट नहीं है तब तक आपके डोमेन का भी कोई एग्जिस्ट नहीं है। तो रिक्वायर एट लीस्ट वन सर्वर कॉन्फ़िगर्ड एज अ डोमेन कंट्रोलर, हाईली रिकमेंडेड इन एनवायरनमेंट दैट कंसिस्ट मोर देन 10 यूजर और वर्कस्टेशन। अब जो डोमेन है वो छोटे ऐसे जगह नहीं बनाओगे आप जहां पे कितने यूजर है, केवल 10 यूजर है, ठीक है, 10 यूजर या 10 कंप्यूटर है। डोमेन को बनाने के लिए हमेशा वहां उस इन्वायरमेंट रिकमेंडेड किया जाता है जहां पे क्या है, आपके पास 10 या 10 से अधिक कंप्यूटर है, मोर देन मतलब कि 10 से ज्यादा कंप्यूटर है, वहां पे क्या करना चाहिए आपको? डोमेन क्या करना चाहिए? क्रिएट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज मेंबर सर्वर। मेंबर सर्वर क्या होता है? जैसा कि मैं बात करता हूं कि मेरे डोमेन में तो क्या होंगे, कुछ कंप्यूटर तो ऐसे होंगे जो कि क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी का तो पार्ट है, बट उनके ऊपर क्या चल रहा है, मेरा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो इन कंप्यूटर को क्या कहूंगा मैं? क्लाइंट्स बोलूंगा। एक्टिव, ये क्या है, मेरे एक्टिव डायरेक्टरी के क्लाइंट्स है, बट और इनका यूज जो किया जाता है, इसका इन सभी क्लाइंट्स का यूज कौन करते हैं? यूजर्स करते हैं अपना काम करने के लिए, ठीक है। और मेरे डोमेन के अंदर कुछ कंप्यूटर ऐसे होंगे जिनके जो एक्टिव डायरेक्टरी का तो पार्ट है, बट उनके ऊपर क्या चल रहा है? सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं 2K3, 2008, ये ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं। तो ऐसे कंप्यूटरों को मैं बोलूंगा मेंबर सर्वर, ठीक है। अब मैं मेंबर सर्वर का यूज अपने डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर क्यों करूंगा, ठीक है, इसका मैं आपको ये बताता हूं मैं। क्योंकि मैं बात करता हूं तो आपके नेटवर्क में केवल एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस ही नहीं होगी, ठीक है, आपके नेटवर्क में दूसरे सर्वर्स भी होंगे, जैसे कि DHCP होगा, IIS होगा, DNS होगा, ये कई मल्टीपल सर्वर्स क्या होंगे, आपकी नेटवर्क के अंदर काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आप ये सारे सर्वर, DHCP भी आपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर ही डाल दिया, DNS भी यही डाल दिया, IIS भी यही डाल दिया, या फिर कोई दूसरा सर्वर, प्रिंट सर्वर भी इसी को बना दिया, सारा काम आप इसी से करवा रहे हैं, तो इस सर्वर के ऊपर लोड कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यूजर का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऐसा ना करते हुए हम क्या करते हैं, आपने एक मेंबर सर्वर ले लिया जिसके ऊपर क्या कर लिया, आपने DHCP डाल दिया, एक मेंबर सर्वर ले लिया जिसके ऊपर क्या डाल दिया, IIS डाल दिया, और एक मेंबर सर्वर ले लिया जिसके ऊपर क्या डाल दिया, आपने DNS डाल दिया। तो इससे जो आपको परफॉर्मेंस होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं कंप्यूटर्स को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, आपका मेंबर सर्वर। तो विंडोज सर्वर 2003 या 2008 सिस्टम दैट हैज कंप्यूटर अकाउंट इन डोमेन, ऐसे सारे सर्वर जो 2003 या 2008 जिनका की कंप्यूटर अकाउंट डोमेन के अंदर है, उसे क्या कहा जाएगा, आपका मेंबर सर्वर बोला जाएगा। नॉट कॉन्फ़िगर्ड एज अ डोमेन कंट्रोलर। अब मैं बात करूं जो मेंबर सर्वर होंगे उनके पास एक्टिव डायरेक्टरी की कोई कॉपी नहीं होगी, मतलब कि वो डोमेन कंट्रोलर नहीं होंगे, वो किसका पार्ट होंगे, डोमेन कंट्रोलर का, डोमेन का पार्ट होंगे। एक्टिव डायरेक्टरी का क्या है, वो मेरे एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट है, बट उनके पास कोई एक्टिव डायरेक्टरी स्टोर नहीं है, वो कोई डोमेन कंट्रोलर नहीं है, ठीक है। यूज फॉर वाइड वेराइटीज ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग, अब क्यों यूज करते हैं फाइल मेंबर सर्वर्स को, आपको फाइल सर्वर बनाने के लिए, प्रिंट सर्वर बना दिया आपने, एप्लीकेशन सर्वर बना दिया, या फिर कोई नेटवर्क सर्विसेज डाल दी, जैसे DNS डाल दिया, DHCP डाल दिया, IIS डाल दिया, टर्मिनल डाल दिया, ऐसी सर्विसेज के लिए क्या करते हैं, हम मेंबर सर्वर का यूज करते हैं। अब अगली चीज जो हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो आपके यूजर्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, शेयर फोल्डर, एवरीथिंग इज नोन एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करो तो हर यूजर, जैसे यूजर हो गया आपका, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हर यूजर की क्या होता है, नाम होता है, उसका ईमेल आईडी होता है, उसका फोन नंबर होता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है, इससे जो बोला जाता है, इस इंफॉर्मेशन को बोला जाता है आपका ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। मतलब कि आपकी ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, यूजर्स, प्रिंटर्स और शेयर फोल्डर, ये सभी तो क्या हो गए, आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए।
एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नोन एज ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। उनको क्या बोला जाता है आपका? ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। ओके, तो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द नेटवर्क रिसोर्सेस एंड एट्रीब्यूट स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमने इसमें वीडियो में बात करी कि ऑब्जेक्ट आपका डोमेन क्या है, डोमेन कंट्रोलर्स क्या होते हैं, मेंबर सर्वर क्या है और ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।